दुनिया में एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स का इतिहास रहा है, लेकिन साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया में एक ऐसी महिला का जन्म हुआ जो न सिर्फ खूंखार थी बल्कि सफेद कोकेन की काली सल्तनत की पहली और आखिरी क्वीन पिन बनी। जिस उम्र में बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं उस उम्र में उसने बंदूक थाम ली। जिस उम्र में लोग पहली बार प्यार करते हैं उस उम्र में उसने पहली हत्या कर दी। 1980s तक वो अरबों डॉलर्स की मालकिन थी। हर महीने करीब 1.5 टन प्योर कोकेन की तस्करी से उसने इतनी कमाई की कि अमेरिका के मायामी शहर के मैंशंस में कैश के पहाड़ लगे रहते। उसके पास प्राइवेट जेट्स थे, उसकी यॉट्स पर वाइल्ड पार्टीज होती और ज्वेलरी वॉल्ट्स में लाखों डॉलर्स के नेकलेसेस चमकते थे। उसकी सेलिब्रिटी पार्टीज में कोलंबियन कार्टेल के डॉन हाजिरी लगाते और उसकी बेशुमार ताकत के आगे सर झुकाते। इस सबसे अमीर फीमेल ड्रग क्वीन का सिर्फ एक ही कानून था, या तो मेरे साथ मिल जाओ या अपनी जान गंवाओ। पुलिस, जजेस, कस्टम्स ऑफिसर्स, राइवल्स सब या तो उसकी जेब में थे या मौत के मुंह में समा गए। वो इतनी डेंजरस और क्रूअल थी कि करीब 250 हत्याएं उसके इशारे पर हुई। उसके लिए खून जैसे पानी था और पानी बहाना उसकी आदत थी। उसका खौफ इतना था कि अमेरिका के मायामी शहर की सड़कें उसके नाम से थर्राती थी। उसने अपने रास्ते का कांटा बनने पर अपने 3 पतियों को भी मौत के घाट उतारकर ब्लैक विडो का ताज खुद अपने सर पर सजा लिया। यह कहानी है कोकेन गॉड मदर ग्रिजेल्डा ब्लांको की, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार भी डरता था और जिसने अपराध की दुनिया में ऐसा डंका बजाया कि मरने के सालों बाद भी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सका। ग्रिजेल्डा ब्लांको रेस्ट्रेपो का जन्म 15 फरवरी 1943 को कोलंबिया के कार्टाजीना शहर में हुआ था। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहां गरीबी की मार इतनी गहरी थी कि जीना भी एक जंग था। उसके पिता ने बचपन में ही परिवार को छोड़ दिया था और सारी जिम्मेदारी उसकी मां एना लूसिया रेस्ट्रेपो पर आ गई, जो खुद शराब की लत और प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में फंसी हुई थी। जब ग्रिजेल्डा महज 3 साल की थी तभी उसका परिवार मेडेलिन शिफ्ट हो गया, जो उस दौर में कोलंबिया का अपराध का केंद्र बन चुका था। यहाँ गरीबी, चोरी, अपहरण, लूटपाट, गैंग वॉर्स और गलियों में हत्याएं जैसे रोज का काम था। मेडेलिन की उन तंग और गंदी गलियों में पली बड़ी ग्रिजेल्डा ने बचपन से ही जिंदगी की हर कड़वाहट को चखा। स्कूल जाना तो दूर की बात थी, घर की हालत इतनी खराब थी कि किताबें खरीदना क्या, कभी कभी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। ऊपर से उसकी माँ उसे बुरी तरह मारती पीटती थी और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसका यौन शोषण करता था। इतनी कम उम्र में इतना सब सहते हुए उसके अंदर एक ऐसी आग सुलगने लगी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। वो ये बात अच्छे से समझ गई थी कि इस नर्क भरी जिंदगी से निकलने के लिए उसे बहुत सारा पैसा और बहुत सारी पावर चाहिए। ऐसे में उसने अब अपराध सहने के बजाय खुद छोटी सी उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। वो जैसे भयानक हालातों में पली बड़ी थी, वो खुद भी उतनी ही खूंखार बन गई। बचपन से ही उसके दिल से हर तरह की भावनाएं खत्म हो गई थी। उसके लिए माँ जैसे रिश्ते के लिए भी कोई सम्मान या प्यार नहीं था। वो अब उस गुर्बत की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए मौत का सौदा करने को भी तैयार थी। जब वो सिर्फ 11 साल की थी तब उसने एक अमीर परिवार के बच्चे को किडनैप कर लिया और फिरौती की मांग की। लेकिन जब परिवार ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो 11 साल की ग्रिजेल्डा ने बिना झिझक के उस बच्चे को गोली मार दी। ये उसकी जिंदगी की पहली हत्या थी और उस घटना ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। इसने उसे इतना सख्त, क्रूर और एम्बिशियस बना दिया कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। हत्या के बाद पुलिस की तलाश से बचने के लिए वो घर से भाग गई और मेडेलिन की सड़कों पर अकेली जीने लगी। कभी छोटी मोटी चोरियां करके गुजारा करने की कोशिश करती तो कभी किसी की जेब पर हाथ साफ करती। लेकिन ये सब इनफ नहीं था, इसलिए 14 साल की उम्र तक वो अपनी माँ की राह पर चल पड़ी और जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गई। कुछ पैसों के लिए अपने शरीर का सौदा करने के साथ साथ पॉकेट मारी, फर्जी दस्तावेज बनवाना और छोटे छोटे ड्रग डीलर्स के लिए काम करना उसकी रोजी रोटी का जरिया बन गया। रात को वो बार्स में जाती, अमीर लोगों से पैसे ऐंठती और दिन में गैंग्स के साथ छोटे मोटे अपराध करती। ये सब करके उसका किसी तरह गुजारा तो हो रहा था, लेकिन ग्रिजेल्डा को खुद भी पता था कि ये छोटे मोटे अपराध उसे कहीं नहीं ले जाने वाले। जबकि उसे बड़ा बनना था, उसे इतना पैसा चाहिए था कि दुनिया उसके कदमों में झुके और ताकत ऐसी कि कोई उसका सामना न कर सके।
इसी दौरान उसने कार्लोस ट्रुजिलो नाम के एक क्रिमिनल को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। कार्लोस ट्रुजिलो फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर था, चोरी चकारी भी किया करता था और स्मॉल टाइम मैरिजुआना डीलर भी था। कार्लोस की मदद से वो 1960s की शुरुआत में अपराध की दुनिया में पूरी तरह से घुस गई। उसने कार्लोस से क्राइम की बारीकियां सीखी और दोनों की इतनी अच्छी बनी कि दोनों ने साथ मिलकर कई इमिग्रेशन फ्रॉड और स्मगलिंग के काम किए। इस बीच दोनों ने शादी भी कर ली और उनके 3 बेटे डिक्सन, ऊबर और ओस्वाल्डो हुए, जो आगे चलकर उनके बिजनेस का हिस्सा बने। लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि ग्रिजेल्डा को लगा कि कार्लोस उसकी एम्बिशन के रास्ते में रुकावट बन रहा है। कार्लोस धीमा था और बड़े रिस्क लेने से डरता था, जबकि ग्रिजेल्डा ब्लांको क्राइम की दुनिया में अपना नाम बुलंद करना चाहती थी। इसलिए शादी के कुछ साल बाद ही ग्रिजेल्डा ने कार्लोस को तलाक दे दिया। रिश्ता टूटने के बाद भी दोनों काफी समय तक बिजनेस एक साथ करते रहे, लेकिन जल्द ही किसी बिजनेस डील को लेकर दोनों के बीच बात बिगड़ गई और ग्रिजेल्डा ब्लांको ने उसे मौत के घाट उतरवा दिया। कार्लोस की मौत के बाद उसके बच्चे उसके पास ही रहे। अब वो अकेले अपराध के रास्ते पर बढ़ने लगी, जहां हर कदम पर खून बह रहा था। लेकिन उसके लिए ये सब नॉर्मल था। गरीबी की आग में तपकर वो मजबूत हो चुकी थी और दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने का फैसला कर चुकी थी। जहां कोई भी उसके रास्ते में आए वो उसे रौंद कर आगे बढ़ जाती थी। इसके बाद 1970s का वो दौर शुरू हुआ जब अमेरिका में कोकेन की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। कोकेन तेजी से न्यूयॉर्क, मायामी, लॉस एंजलिस और दूसरे बड़े शहरों में नशे के शौकीन लोगों के बीच पसंदीदा ड्रग बन गया था। लोग इसको जिंदगी का हिस्सा बना रहे थे और तस्कर भी इसे मौके की तरह भुना रहे थे। कोकेन मैरिजुआना से ज्यादा प्रॉफिटेबल थी और कम स्पेस लेती थी, इसलिए इसे छिपाना आसान था। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में कोकेन की तस्करी बड़ी मात्रा में साउथ अमेरिका से की जाने लगी। ग्रिजेल्डा ब्लांको की नजर भी अब कोकेन के इसी बूमिंग बिजनेस पर थी। पहले पति की मौत के बाद ग्रिजेल्डा की एम्बिशन को और पंख लग गए और उसने एल्बर्टो ब्रावो से दूसरी शादी कर ली, जो एक जाना माना ड्रग डीलर था और कोलंबिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्रिमिनल सिंडिकेट मेडेलिन कार्टेल से जुड़ा हुआ था। मेडेलिन कार्टेल को 1970s में पाब्लो एस्कोबार, गुस्तावो गाविरिया और ओकोआ ब्रदर्स ने मिलकर खड़ा किया था। ये कार्टेल शुरू में छोटे स्मगलर्स का नेटवर्क था, लेकिन जल्दी ही ये कोलंबिया का सबसे पावरफुल कोकेन एम्पायर बन गया। आगे चलकर यही कार्टेल दुनिया का सबसे डेंजरस नार्को ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला था, जिसने 1980s में अमेरिका और ग्लोबल कोकेन सप्लाई के 80 to 90% हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था। ग्रिजेल्डा ब्लांको ने भी शुरू में एल्बर्टो ब्रावो के साथ मिलकर इसी कार्टेल के लिए कोकेन सप्लाई करना शुरू किया। वो कोलंबिया से कोकेन इकट्ठा करते और फिर उसे नए नए स्मगलिंग रूट्स के जरिए अमेरिका भेजते। शुरू में ये लोग छोटे स्तर पर ड्रग्स को कपड़ों में सिलकर या सामान में छिपाकर भेजते थे, लेकिन ग्रिजेल्डा की सोच बड़ी और ब्रूटल थी। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उसने स्मगलिंग में महिलाओं का चतुराई से फायदा उठाना शुरू कर दिया। इसके लिए ग्रिजेल्डा ब्लांको ने अपनी खुद की कस्टम मेड लॉन्जरी लाइन शुरू की, जिसमें स्पेशली डिजाइंड ब्रा एंड ग्रिडल थे, जिनमें कोकेन छिपाई जा सकती थी। वो खूबसूरत यंग लड़कियों को म्यूल बनाकर उनकी ब्रा में कोकेन छिपवाकर अमेरिका भेजती। उसके म्यूल ज्यादातर कोलंबियाई महिलाएं होती थी और हर महिला एक बार में $10,000 से $20,000 वैल्यू की 1-2 किलो कोकेन लेकर जाती थी। ग्रिजेल्डा ब्लांको खुद उन्हें ट्रेनिंग देती कि एयरपोर्ट पर कैसे बात करनी है, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, कस्टम ऑफिसर्स को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर कैसे निकलना है। इस तरह उसके द्वारा तैयार की गई लड़कियां कोकेन के साथ आराम से फ्लाइट्स पकड़ती और न्यूयॉर्क पहुंचने पर ग्रिजेल्डा का पूरा अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनके इंतजार में रहता। कुछ ही घंटों में अमेरिका की सड़कों पर कोकेन पहुंच चुकी होती थी। धीरे धीरे ग्रिजेल्डा के इस पूरे ट्रैफिकिंग चेन में सैकड़ों लोग जुड़ गए। कोलंबिया के ड्रग ट्रेड में उसका नाम तेजी से ऊपर उठने लगा, लेकिन ग्रिजेल्डा को सिर्फ बड़ा नाम नहीं चाहिए था, उसको ड्रग अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक चेहरा बनना था। ऐसे में वो नई छलांग लगाने के लिए अमेरिका की न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई और क्वींस में अपना बेस बना लिया। उसने देखते ही देखते एक बड़े इलाके में अपना नेटवर्क फैला लिया। ग्रिजेल्डा कोकेन की प्योरिटी पर खास ध्यान देती और कोलंबिया से डायरेक्ट सोर्सिंग करती। ग्रिजेल्डा एल्बर्टो के साथ मिलकर हर महीने बल्क क्वांटिटी में कोकेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी। मिड 1970s तक उसका बिजनेस इतना तेज हो गया कि ग्रिजेल्डा और एल्बर्टो दोनों हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे थे। जल्द ही उसके अपार्टमेंट में कैश के ढेर लगने लगे। वो पैसों के बिस्तर पर सोती और पैसा उसके फ्लोर पर ऐसे पड़ा रहता जैसे कागज के टुकड़े हो। उसके क्लाइंट्स में मूवी स्टार्स, वॉल स्ट्रीट के बड़े लोग और प्रो एथलीट्स तक शामिल थे। जहां एक तरफ उसकी ताकत बढ़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी हिंसा भी बढ़ती जा रही थी।
अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वो अपने आप में एक एग्जाम्पल बन गया। उसके अंडर दर्जनों हिटमैन थे जो एक इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतार देते थे। उसके हिटमैन ज्यादातर युवा कोलंबियाई लड़के होते थे जो मोटरसाइकिल्स पर आते और ग्रिजेल्डा के दुश्मन को गोली मारकर भाग जाते। उसकी ये मोटरसाइकिल असैसिनेशंस इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि इसको ग्रिजेल्डा के नाम से जोड़ा जाने लगा। जैसे जैसे अपराध की दुनिया में ग्रिजेल्डा ब्लांको की धमक बढ़ रही थी वैसे वैसे वो अमेरिकन ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA की नजरों में भी आने लगी थी। DEA ने 1975 में कोलंबियन ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ एक बिग ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन बंशी था। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से कोलंबिया से अमेरिका तक कोकेन और मैरिजुआना की स्मगलिंग करने वाले नेटवर्क को तहस नहस करने के लिए था। इसमें DEA ने कोलंबियन पुलिस और इंटरपोल के साथ मिलकर दर्जनों रेड्स की और कई बड़े ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया। ग्रिजेल्डा ब्लांको का नाम कोकेन की इस काली दुनिया में उस समय तक कितना बड़ा बन चुका था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो DEA की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो न्यूयॉर्क में कोकेन की सबसे बड़ी सप्लायर बन चुकी थी। DEA उसकी फिराक में थी और उसके ड्रग कैरियर्स जो ज्यादातर कोलंबियन वुमेन और यंग बॉयज थे एयरपोर्ट्स पर लगातार पकड़े जाने लगे थे। यहाँ तक कि एक बड़ा शिपमेंट जिसमें 150 किलो कोकेन था उसको DEA के द्वारा जब्त कर लिया गया और DEA एजेंट्स ने उसके न्यूयॉर्क अपार्टमेंट पर छापा मारकर कैश के बंडल्स, गन्स और ड्रग रिकॉर्ड्स बरामद कर लिए। ग्रिजेल्डा ब्लांको को भी लगने लगा था कि उसकी गिरफ्तारी अब बस कुछ आवर्स की बात है। ऐसे में वो अपने पति एल्बर्टो ब्रावो और कुछ भरोसेमंद हिटमैन के साथ फेक पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बहामास होते हुए सीधे कोलंबिया भाग निकली। बहामास उस समय ड्रग स्मगलिंग का एक मेन हब था जहां कस्टम्स ऑफिसर्स उसके इशारों पर नाचते थे और कोलंबिया उसका होम ग्राउंड था जहां मेडेलिन में उसके मजबूत कनेक्शंस थे। कोकेन प्रोड्यूसर्स से डायरेक्ट लिंक थे और लोकल अथॉरिटीज को घूस देकर आसानी से छिपा जा सकता था। इस तरह वो बचते बचाते कोलंबिया आ तो चुकी थी लेकिन कोलंबिया पहुंचते ही ग्रिजेल्डा ब्लांको की मुश्किलें शुरू हो गई क्योंकि वहां राइवल कार्टेल्स की दुश्मनी उसके सामने एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई। जहां मेडेलिन कार्टेल अभी उभर रहा था और पाब्लो एस्कोबार जैसे ड्रग लॉर्ड्स ग्रिजेल्डा ब्लांको को एक बड़ा थ्रेट मानते थे। भले ही ग्रिजेल्डा ब्लांको और उसके पति एल्बर्टो ब्रावो ने शुरू में पाब्लो एस्कोबार के मेडेलिन कार्टेल के लिए कोकेन सप्लाई किया था लेकिन इस समय तक वो पाब्लो एस्कोबार की कंपेटिटर बन चुकी थी। ग्रिजेल्डा ब्लांको ने 1960s और 70s में कोकेन ट्रैफिकिंग रूट्स को पायनियर किया था लेकिन अब लोकल प्लेयर्स उसे कंट्रोल करना चाहते थे। ऐसे में उसके दुश्मन उसको कोलंबिया में पैर नहीं जमाने देना चाहते थे और उसको मारने की फिराक में थे। इससे ग्रिजेल्डा पैरानॉइड हो गई और हर रात गन्स लेकर सोती। वो अपने आसपास बॉडीगार्ड्स की एक पूरी फौज रखती लेकिन इस दौरान उसका बिजनेस पूरी तरह ठप होता जा रहा था। ऑपरेशन बंशी की वजह से बहामास रूट ब्लॉक हो चुका था इसलिए ग्रिजेल्डा ब्लांको को कोकेन को स्टॉक पाइल करना पड़ा जो बेहद एक्सपेंसिव साबित हो रहा था। उसने लोकल मैरिजुआना डील शुरू की ताकि कैश फ्लो बना रहे लेकिन कोकेन उसकी असली स्पेशलिटी थी। उसके लिए मुश्किल के इस दौर में मुसीबत तब और बढ़ गई जब उसकी अपने पति एल्बर्टो से भी बिगड़ने लगी। ग्रिजेल्डा को लगने लगा था कि एल्बर्टो पैसे के मामले में उससे धोखेबाजी कर रहा है। ग्रिजेल्डा को धोखा बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसके अलावा वो धंधे में अपना डोमिनेंस चाहती थी और उसको लगता था कि वो एल्बर्टो के बिना इस धंधे को ज्यादा अच्छे से चला सकती है। इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर मेडेलिन की एक पार्किंग लॉट में अपने दूसरे पति एल्बर्टो को गोलियों से भून दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जैसे तैसे ग्रिजेल्डा ब्लांको ने कुछ टाइम कोलंबिया में बिताया लेकिन कोलंबिया में रहना उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। वो अपनी लग्जरी लाइफ को बहुत मिस करती थी और यहाँ राइवल्स की धमकियां लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए वो जल्दी ही वापस अमेरिका लौटने का प्लान बनाने लगी क्योंकि अमेरिका में ही असली मनी था जहाँ डिमांड अनलिमिटेड थी और प्राइस बेहद हाई था जबकि कोलंबिया में कंपटीशन ज्यादा और प्रॉफिट कम हो रहा था। 1978 तक ऑपरेशन बंशी का शोर कम होते ही ग्रिजेल्डा अमेरिका लौट आई और यहाँ इस बार उसे अपना तीसरा हमसफर मिला। ये डारियो सेपुल्वेदा नाम का प्रोफेशनल हिटमैन था जिससे ग्रिजेल्डा ने तीसरी शादी कर ली। उससे उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने गॉडफादर मूवी से इंस्पायर्ड होकर माइकल कॉर्लियोनी ब्लांको रखा। लेकिन इस बार उसका ठिकाना न्यूयॉर्क नहीं था बल्कि इस बार उसने मायामी को अपना ठिकाना चुना। मायामी की लोकेशन उसके धंधे के लिए बेहद शानदार थी। ये शहर फ्लोरिडा की कोस्टलाइन
पर स्थित है और बहामास से कुछ ही दूरी पर है, जिससे कोकेन शिपमेंट्स बहामास होते हुए आसानी से आ सकते थे। इसके अलावा 1970s के अंत तक डिस्को कल्चर और सेलिब्रिटी पार्टीज की वजह से मायामी कोकेन कंज्यूमर्स का हब बन चुका था, जहां कोकेन की डिमांड स्काई रॉकेट्स कर रही थी। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में क्यूबन माफिया मजबूत थे, लेकिन मायामी में लैटिनो कम्युनिटी स्पेशली कोलंबियंस एंड क्यूबन्स तेजी से बढ़ रही थी और ग्रिजेल्डा का कोलंबियन बैकग्राउंड यहाँ पूरी तरह फिट बैठता था। यहाँ भी उसके राइवल जरूर थे, लेकिन ग्रिजेल्डा ब्लांको की क्रूरता उन्हें आसानी से कुचल सकती थी। यहाँ जल्दी ही उसने अपना एम्पायर बिल्ड करना शुरू कर दिया। उसने अपने साथ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन कराया, दर्जनों हिटमैन रिक्रूट किए और धीरे धीरे यहाँ भी उसकी बादशाहत चलने लगी। वो हर महीने अमेरिका में 1.5 टन कोकेन की तस्करी करती। उसके मायामी पहुंचने के बाद जैसे मायामी में ड्रग्स की सुनामी आ गई, उसके नेटवर्क के द्वारा हर गली नुक्कड़ और चौराहे पर ड्रग्स बेचे जा रहे थे। उसकी कोकेन बेहद प्योर एंड कॉस्टली होती थी। उसके नेटवर्क में सैकड़ों म्यूल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और हिटमैन शामिल थे। पुलिस, जजेस एंड कस्टम्स ऑफिसर्स सब उसके जेब में थे। जो कोई उसका साथ नहीं देता था, वो अपने मोटरसाइकिल असैसिनेशन स्टाइल में उसको बेरहमी से मरवा देती। धीरे धीरे वो अमेरिका में अपराध की दुनिया में सबसे बड़े नामों में से एक बन चुकी थी। उसका एम्पायर मायामी से लेकर न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को एंड कैलिफोर्निया तक फैल गया। वो कोलंबिया के ड्रग प्रोड्यूसर से डायरेक्ट डील करती और पाब्लो एस्कोबार के मेडेलिन कार्टेल के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन बन गई। इस समय तक अमेरिका में पाब्लो एस्कोबार भी एक बड़ा नाम बन चुका था। वो ड्रग्स के धंधे का सबसे बड़ा और सबसे अमीर खिलाड़ी था और ड्रग स्मगलिंग करके उसने हजारों करोड़ डॉलर की संपत्ति कमाई थी, लेकिन वो भी ग्रिजेल्डा ब्लांको की रिस्पेक्ट करता था। पाब्लो एस्कोबार ने एक बार कहा था कि मुझे कभी किसी पुरुष से डर नहीं लगा, लेकिन मैं एक महिला ग्रिजेल्डा ब्लांको से जरूर डरता हूँ, क्योंकि वो सबसे स्मार्ट एंड क्रूअल है। उसका किरदार कुछ ऐसा था कि उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ करते थे। ग्रिजेल्डा के इशारे पर इस सफेद पाउडर के इस काले धंधे में 1979 से 1982 के बीच मायामी में सैकड़ों हत्याएं हुई। उसके कारनामों का एक फेमस इंसिडेंट 1979 का डेडलैंड मॉल शूटआउट था, जहां उसके आदमियों ने राइवल डीलर को लिकर स्टोर में घुसकर दिन दहाड़े मार डाला और उसके बाद मायामी की सड़कें खून से लाल हो गई। क्राइम की दुनिया में जहां हमेशा पुरुषों का डोमिनेंस ही रहा है, वहां ग्रिजेल्डा पहली ऐसी महिला थी जो कोकेन गॉडमदर के नाम से जानी जाने लगी। वो मायामी की अनडिस्प्यूटेड क्वीन बन चुकी थी। अब उसके पास पैसा, रुतबा और पावर सब कुछ था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। उसके मायामी के मैंशंस में वाइल्ड पार्टीज होती, जहां वो कभी कभी खुद भी थोड़ी बहुत कोकेन लेती। दुनिया के बड़े बड़े लोग उसके यहाँ हाजिरी लगाते। उसके पास प्राइवेट जेट्स, यॉट्स थे और उसका ज्वेलरी कलेक्शन भी बेहद शानदार था, जिसमें लाखों डॉलर के नेकलेसेस, रिंग्स और ब्रेसलेट्स शामिल थे। एक तरफ वो इतनी क्रूर थी तो दूसरी तरफ उसके ऊपर बायसेक्सुअलिटी के भी आरोप लगते थे और निजी जिंदगी में भी उसका सब कुछ ठीक नहीं था। वो काफी डोमिनेटिंग किस्म की महिला थी। जब तीसरे पति डारियो को लगा कि ग्रिजेल्डा ब्लांको बहुत खतरनाक हो गई है और धीरे धीरे उसके बेटे को भी वो अपने काले धंधे में खींच रही है, तो 1983 में डारियो अपने बेटे माइकल को लेकर कोलंबिया भाग गया। ग्रिजेल्डा ब्लांको इससे इतने गुस्से में आ गई कि उसने अपने शूटर्स को कोलंबिया भेजकर अपने तीसरे पति डारियो को अपने 5 साल के बेटे के सामने गोलियों की बौछार करवा के मरवा दिया। इस तरह उसने ब्लैक विडो का ताज खुद अपने सर पर पहन लिया और एक एक कर अपने तीनों पतियों को मौत के घाट उतार दिया। ग्रिजेल्डा ब्लांको हर उस शख्स को ठिकाने लगा देती थी जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता। ऐसे ही एक बार कोकेन के एक शिपमेंट का पेमेंट ना करने पर ग्रिजेल्डा ने अल्फ्रेडो और ग्रिजेल लोरेंजो नाम के 2 भाइयों की हत्या करवा दी। ग्रिजेल्डा के हिटमैन उनके घर में घुसे और दोनों को उनके बच्चों के सामने ही गोली मार दी। इसी तरह ग्रिजेल्डा ब्लांको ने एक बार जीसस कैस्ट्रो नाम के एक व्यक्ति को मारने के लिए अपने हिटमैन को उसकी कार पर हमला करने का आदेश दिया था। हमले में चली गोलियां जीसस कैस्ट्रो को नहीं लगी, बल्कि उनकी गोद में बैठे उनके 2 साल के बेटे को लगी और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 2 साल के बच्चे की हत्या से पूरा मायामी हिल गया और पुलिस हाथ धोकर ग्रिजेल्डा ब्लांको के पीछे लग गई, लेकिन वो इस बार भी पुलिस के चंगुल से बच गई। उसके हिटमैन में जॉर्ज रिवी अयाला सबसे खतरनाक था, जो कई हत्याएं कर चुका था। उसकी गैंग में पाको सेपुल्वेडा, मिगेल पेरेस जैसे नाम भी थे जो उसके लिए जान लेने और देने को तैयार रहते थे। कहते हैं कि इनकी मदद से ही उसने 250 से ज्यादा हत्याएं करवाई थी।
मायामी में कोकेन वॉर्स की वजह से शहर का क्राइम रेशो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। हर दिन शूटआउट्स, बॉम्ब ब्लास्ट और लाशें गिरती रहती और ग्रिजेल्डा की हिंसा अब मायामी की सड़कों पर खुलेआम दिखती थी। इस दौर में मायामी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। पुलिस वाले खुद को असुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि ग्रिजेल्डा ब्लांको पुलिस वालों को भी नहीं बख्शती थी और सैकड़ों ऑफिसर्स उसके हिटमैन के शिकार बन चुके थे। वो मायामी की फीमेल अल कैपोन बन गई थी, जो इतनी खूंखार थी कि कई बार बिना मतलब के सिर्फ फन के लिए लोगों को मरवा डालती थी। ग्रिजेल्डा के पीक पर मायामी में इतनी हत्याएं हुई कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडीज को रखने के लिए कम पड़ गया था। हालात इतने खराब हो गए कि बॉडीज को रखने के लिए बर्गर किंग से रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर किराए पर लेने पड़े। उस समय मायामी की तुलना अक्सर वाइल्ड वेस्ट से की जाती थी, जहां कानून का कोई राज नहीं था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ग्रिजेल्डा ब्लांको पकड़ी नहीं गई क्योंकि उसके कनेक्शंस ने पुलिस को चुप करा दिया था। लेकिन हर ताकत का एक दिन अंत जरूर होता है। ग्रिजेल्डा के दुश्मन अब तेजी से बढ़ रहे थे और अब उसे हर तरफ से खतरा महसूस हो रहा था। डीए ने ऑपरेशन स्वॉर्डफिश नाम से एक और ऑपरेशन शुरू किया, जिसका मकसद ग्रिजेल्डा और उसके जैसे माफियाओं की सटीक लोकेशन को ट्रैक करना और उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करना था। लेकिन ग्रिजेल्डा ब्लांको की जासूसी और कनेक्शंस इतने मजबूत थे कि उसे इस ऑपरेशन की भनक पहले ही लग गई। उसने तुरंत मायामी छोड़ने का फैसला किया और साल 1984 में कैलिफोर्निया भाग गई। यहाँ वो लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए एक गुमनाम इलाके में छिपकर अपना बिजनेस चलाती रही। वो काफी समय तक पुलिस से बचती रही, लेकिन अब उसके बच निकलने का वक्त खत्म हो चुका था। बॉब पालोम्बो नाम के डी एजेंट पिछले 10-11 साल से ग्रिजेल्डा ब्लांको की तलाश में शिद्दत से लगे हुए थे। पालोम्बो ने किसी तरह ग्रिजेल्डा के छिपने की जगह का पता लगा लिया। 17 फरवरी 1985 को पालोम्बो ने अपने कुछ और डीए के एजेंट्स के साथ कैलिफोर्निया के अर्विन में एक साधारण से घर पर छापा मारा, जहां ग्रिजेल्डा ब्लांको अपने बेटे के साथ छिपी हुई थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते ही घर को घेर लिया और ग्रिजेल्डा ब्लांको को हथकड़ी लगाकर अरेस्ट कर लिया। पुलिस ग्रिजेल्डा के जरिए और भी बड़े माफियाओं के कार्टेल को नेस्तनाबूद करना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर और ड्रग कार्टेल्स का भंडाफोड़ करने में वो प्रशासन की मदद करेगी तो उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा। आखिरकार ग्रिजेल्डा इसके लिए राजी हो गई और उससे पूछताछ के आधार पर डीईए ने और भी कई बड़े ड्रग माफियाओं को ठिकाने लगा दिया। इसके चलते उसकी सजा को भी कम किया गया। उस पर ड्रग कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग और कई सारी हत्याओं के मामले में ट्रायल चला और उसे कुल 20 साल की सजा मिली। ये हैरान करने वाली बात ही थी कि जिसने करीब 250 लोगों को मौत के घाट उतरवाया, जिसके नशे के कारोबार के कारण हजारों परिवार तबाह हो गए, जिसके कारण मायामी की सड़कें खून से लाल रहती थी, इतनी बड़ी क्रिमिनल को सिर्फ 20 साल की छोटी सी सजा मिली। उसके बाद उसके बेटों डिक्सन, ऊबर एंड ओसवाल्डो ने उसका एम्पायर संभालने की कोशिश की, लेकिन वो उतने स्मार्ट और क्रूर नहीं थे। इसके चलते उसके शिपमेंट लगातार पकड़े जाने लगे, राइवल्स मजबूत हो गए और कोलंबिया में ही डिक्सन, ऊबर एंड ओसवाल्डो को राइवल्स ने असैसिनेट कर दिया। आखिरकार 2004 में समय पूरा होने के बाद ग्रिजेल्डा को जेल से रिलीज कर दिया गया। वो अब कमजोर और बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसको डिपोर्ट करके वापस कोलंबिया भेज दिया गया, जहां वो फिर से मेडलिन में रहने लगी। यहाँ पर उसने अब अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन पुराने दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते थे। उसने अपने क्राइम के दौर में जो आतंक मचाया था और अन्य कार्टेल्स को जो नुकसान पहुंचाया था, उसके दुश्मन उससे बदला लेना चाहते थे। ग्रिजेल्डा ब्लांको 2012 तक दुश्मनों से बचती रही और शांत जीवन जीने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका अंत अब उससे ज्यादा दूर नहीं था। 3 सितंबर 2012 को 69 साल की उम्र में मेडलिन में एक मीट शॉप के बाहर ग्रिजेल्डा सामान खरीद रही थी। अचानक मोटरसाइकिल्स पर सवार 2 हिटमैन आए, जिन्होंने बिना समय गवाए ग्रिजेल्डा को 2 गोलियां मारी और तेजी से भाग गए। ग्रिजेल्डा ब्लांको मौके पर ही गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। यारनी थी कि वो उसी स्टाइल मोटरसाइकिल असैसिनेशन का शिकार हुई जिसको उसने खुद पॉपुलर किया था। मेडलिन के जार्डाइन्स मॉन्टेसैक्रो सेमेट्री में उसे दफनाया गया, जहां उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पाब्लो एस्कोबार को भी दफनाया गया था। वो कोकेन गॉडमदर जिसने सैकड़ों हत्याएं करवाई, बिलियंस डॉलर्स कमाए, हजारों जिंदगियां बर्बाद की, उसका अंत भी दर्दनाक हुआ। उसको किस्मत ने वही मौत दी जो वो बाकी लोगों को देती थी। उसके बाद भी दुनिया में कई ड्रग लॉर्ड्स आए और गए, लेकिन ग्रिजेल्डा जैसी क्रूअल, स्मार्ट, रिच एंड डेंजरस महिला फिर कभी नहीं आई। उसने अपराध की दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी डराती और हैरान करती है। उसके तरीके जैसे
मोटरसाइकिल असैसिनेशंस और इनोवेटिव स्मगलिंग के हथकंडे आज भी ड्रग कार्टेल इस्तेमाल करते हैं। उसकी मौत के बाद उसके ऊपर कई किताबें लिखी गई। साथ ही नेटफ्लिक्स पर ग्रिजेल्डा नाम की सीरीज बनी जिसमें सोफिया वर्गेरा ने उसका रोल किया। इसके अलावा 2006 में कोकेन काउबॉयज नाम की एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री बनी। अगर आपको ग्रिजेल्डा ब्लांको की इस डार्क और खून से सनी कहानी ने चौंका दिया है तो आपको पाब्लो एस्कोबार और एल चापो की कहानी जरूर देखनी चाहिए। पाब्लो एस्कोबार वो शख्स था जिसने मेडलिन कार्टेल को दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग एम्पायर बनाया, कोलंबिया को जलाया और पूरे अमेरिका में दहशत फैला दी। वही एल चापो गुज़मान सिनालोआ कार्टेल का वो ड्रग लॉर्ड था जिसने सुरंगों, कार्टेल युद्धों और अपनी 3 बार की जेल तोड़ भागने की कहानियों से दुनिया को सख्ते में डाल दिया। दोनों की पूरी कहानी, उनका राइज, उनकी ब्रुटैलिटी और उनका डाउनफॉल आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।